कभी कभी जिंदगी हमें वह दिन दिखा देती है जिसके बारे में सोचना भी हमें जीते जी मरने पर मजबूर कर देता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा था, लेकिन मैंने किसी को जिंदा होते हुए देखा था और वह दिन कभी नहीं भूल सकी। आज इस वाक़े को 40 साल हो गए, मगर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। मेरा नाम पूजा है और मैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी, मगर मेरे पैदाइश का दिन भी आम नहीं था, बल्कि उस दिन कुछ अजीब हुआ था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। और मुझे यह बात तब पता चली जब मैं 9 साल की हुई। मेरे पापा जूते की पॉलिश करने वाले मोची थे। सुबह से लेकर रात देर तक वह स्टेशन के करीब बैठे आने जाने वाले लोगों के जूते पॉलिश करके कुछ न कुछ कमा लेते थे, मगर हकीकत तो यह थी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की ख़राब गाड़ी को मरम्मत करते करते सारी ज़िंदगी बीत रही थी, मगर कुछ भी अच्छा नहीं होता था। घर में बैठी मेरी माँ सारा दिन पापा की राह ताकती थी कि कब वो वापस आए और अपने बूढ़े बाप को संभाले, क्योंकि मेरी माँ अपने ससुर को नहीं संभाल सकती थी। वह पिछले कई साल के बिस्तर पर पड़े थे। पापा दादा को संभालते और उनकी सेवा करते थे, मगर 4 महीने पहले पापा जहाँ काम करने के लिए बैठते थे वहाँ पर पैसे नहीं कमा पा रहे थे। गुजर बसर पहले ही बड़ी मुश्किल से हो रहा था और खाने के लाले पड़ गए थे, तो पापा ने किसी से मदद लेकर स्टेशन के बाहर बैठना शुरू कर दिया। वह तो चाहते थे कि उन्हें प्लेटफार्म पर ही जगह मिल जाए, मगर उसके लिए बहुत सारे पैसे घूस देने पड़ते। इसलिए पापा ने स्टेशन के बाहर चौराहे पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। आमदनी तो पहले से बेहतर हो गई, मगर वक्त बहुत लगता था। पहले पहले तो पापा सुबह ही काम पर निकल जाते थे और रात को देर से वापस आते थे, मगर फिर उनके पीछे बीमार बिस्तर पर पड़े बीमार बाप को देखने वाला कोई नहीं था। इसलिए सुबह 9 बजे निकलते और रात को 12 बजे या 1 बजे वापस आते थे। इस दौरान दादाजी अपने कपड़े भी गंदे कर लेते थे और टूटी फूटी चारपाई पर अपने बिस्तर को भी खराब कर लिया करते थे। फिर रोज़ रोज़ उसे धोकर साफ करना, फिर उनके नीचे बिस्तर बिछाना मुमकिन नहीं था। इसलिए पापा ने उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाना शुरू कर दिया। मैं एक छोटे से इलाके के एक छोटे से घर में रहती थी, जो किसी ज़माने में दादाजी ने एक एक पाई जोड़कर खरीदा था। घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में दादा के साथ पापा सोते थे, जबकि दूसरा कमरा तो चिड़ियाघर से कम नहीं था, क्योंकि वह माँ के साथ हम 7 बहन भाई सोते थे। असल में हम 4 बहनें और 3 भाई थे। हम चारों बहनें बड़ी थीं, उसके बाद 2 भाई जुड़वा थे और सबसे छोटा भाई माँ के गोद में था। जुड़वा भाई पैदाइशी तौर पर बहुत कमज़ोर था और उन पर हर बीमारी बहुत जल्दी हमला करती थी। इसलिए माँ और पापा बहुत परेशान रहते थे। मेरी उम्र 7 साल थी जब दादा को लकवा का अटैक हुआ था और उनकी बाएं साइड पूरी तरह से बेकार हो गई थी। पापा के लिए यह बड़ा झटका था, क्योंकि पहले ही घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे और घर में दादा के बाद और कोई मर्द नहीं था जो दादाजी को संभाल सके। एक के बाद एक परेशानी मानो गेट के पास खड़ी रहती थी। उन्होंने शायद कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा कि अम्मा के साथ पसंद की शादी करने के बाद भी ज़िंदगी इतनी तंगी में गुजरेगी कि दोनों परेशानियों में घिर के रह जाएंगे। मेरे पापा अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। माँ बाप का ताल्लुक भी गरीब घर से था, मगर अपनी औलाद के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा था। बहुत सारे सपने अपनी आंखों में सजाए थे। अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाना चाहते थे, मगर ज़िंदगी ने कभी उन्हें अपने हालात सुधारने का मौका ही नहीं दिया।
बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात थी। जब मेरे पापा स्कूल के जाने की उम्र में पहुँचे तो दादाजी ने काफ़ी दूर बने हुए सरकारी स्कूल में पापा का दाखिला करवा दिया और खुद साइकिल में सवार होकर अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा आते थे और वापस लेने भी आते थे। लेकिन सबसे पहले तो इस साइकिल ने दादाजी का साथ छोड़ा। दादाजी ने साइकिल को कई बार ठीक करवाया था, मगर 4 दिन निकलने के बाद वह चलने से इनकार कर देती थी। मगर दादाजी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दोस्त से साइकिल मांगकर पापा को ले जाने लाने लगे। लेकिन जब मेरे पापा 12 साल के हुए तो दादी अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। दादा और दादी ने अपनी सारी ज़िंदगी नुस्खों और टोटकों से इलाज करते हुए गुजारी थी। हालांकि कभी भी किसी एक टोटके में भी पूरी चीज़ नहीं खरीद पाते थे। इसलिए दादी जब बहुत ज़्यादा बीमार हुई तो दादा ने कभी नीम के पत्तों की शरबत उन्हें देना शुरू किया। उसके अलावा दादा ने अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ी। मगर 2 हफ्ते पूरे हो चुके थे और दादी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मजबूर होकर दादा ने दादी को सरकारी अस्पताल में ले जाने का इरादा किया, जो हमारे इलाके से काफ़ी दूर था, और पापा को अपने पड़ोसी के हवाले करके वह अस्पताल चले गए। लेकिन दादी वहाँ 4-5 दिन दाखिल रहने के बाद दम तोड़कर ही घर वापस आई थी। उनके दोनों किडनी फेल हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह ऊपर वाले को प्यारी हो गई और यह मेरे पापा पर गिरने वाली उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी क़यामत थी। जब वह एक माँ की ममता से दूर हो गए थे। यूँ तो दादाजी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत ख्याल रखने का भी कोशिश करते, मगर ऐसा लगता था जैसे सब कुछ दादी के साथ ही रुखसत हो गया। दादाजी मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी थे, लेकिन अब बच्चों के साथ साथ घर और कमाने को एक जैसी अहमियत और वक्त नहीं दे पाते थे। बहुत कोशिशें के बावजूद भी ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, तो मजबूर होकर दादा ने पापा को स्कूल से निकलवा दिया। वह उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे और एग्ज़ाम दिए बगैर ही दादा ने उन्हें स्कूल से निकलवा दिया। जब आगे पढ़ने के ही कोई असर नज़र नहीं आ रहे थे तो इम्तिहान दिलवाकर क्या हो जाता, यही सोचकर दादा ने यह कदम उठाया था और फिर पापा को अपने साथ साथ रखने लगे। ऐसे ही दादाजी के साथ यहाँ से वहाँ काम करते हुए पापा जवान हुए थे और पापा ने जूते पॉलिश करने का काम दादाजी से सीखा था। मेरे पापा को अपने दूर के बुआ की लड़की पसंद थी, लेकिन वह लोग अपनी बेटी का रिश्ता मेरे पापा के साथ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दादाजी की हालत इतने ख़राब थे कि मेरे नाना तो क्या शायद कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार ना होता। हालांकि जब दादाजी ने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा तो तब उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी की भी यही मर्जी है। उसके बावजूद भी उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया और मेरे बड़े भाई को घर से निकल जाने को कह दिया था। मेरे दादा दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से निकले थे, मगर इस बात के ठीक 1 महीने बाद पापा ने अपनी दूर की बुआ की बेटी के साथ कोर्ट में जाकर निकाह कर लिया और पापा माँ को घर लेकर आ गए। मगर दादा ने उन दोनों के रिश्ते को दिल जान से कबूल कर लिया, लेकिन माँ के घर वालों ने ना तो अपनी बेटी को माफ़ किया और ना ही इस शादी को कबूल किया था, और फिर कभी पलटकर अपनी बेटी की खबर तक नहीं ली। यहाँ तक कि जब दादाजी को लकवा मार गया था तब भी माँ के घर से कोई नहीं आया था। बड़ी मुश्किलों से ज़िंदगी की गाड़ी को पापा अकेले ही धक्का लगा रहे थे। एक के बाद एक 7 बच्चों की पैदाइश ने तो जैसे पापा की कमर तोड़ दी थी, और माँ अपनी हालत और सेहत का सारा गुस्सा सब बहन भाइयों पर निकालती थी। हम चारों बहनों में से मेरा नंबर दूसरा था, इसलिए छोटे बहन भाइयों को संभालना भी हम दोनों बहन के जिम्मे था। खास तौर पर दोनों जुड़वा भाइयों को ज़्यादातर मैं संभालती थी। शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल होती, लेकिन जैसे मुझे उन दोनों की आदत हो चुकी थी, वह दोनों ही ठीक से
चल फिर नहीं पाते थे। थोड़ा सा चलते ही उनका सांस फूलने लगता था। इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं उन्हें खेलने और दौड़ने ना दूं। अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो परेशानी अलग होगी और दवाइयाँ का खर्चा भी बढ़ जाएगा। हमारे वक्त और हालात ने हमें उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया था। मैं 12 साल की थी, मगर मेरी समझ बूझ बाकी बहनों से ज़्यादा थी और कद कट्टी भी। इसलिए मैं सबसे बड़ी लगती थी और कोई मुझे देखकर कहता ही नहीं था कि मैं 12 साल की हूँ, बल्कि अक्सर लोग तो समझते कि मैं 15-16 साल की हो चुकी हूँ। हम दोनों बहनें जितना मुमकिन हो सकता था घर के काम कर दिया करते थे। क्योंकि माँ बीमार रहने लगी थी, वह कमज़ोर भी बहुत थी। मगर जब से छोटे भाई की पैदाइश हुई थी तो माँ का सांस भी बहुत जल्दी फूलता था और दिल की धड़कन भी तेज रहने लगी थी। डॉक्टर कहते थे कि माँ को खून की कमी है, अच्छी खुराक और दवाई खाने से यह ठीक हो सकती है। मगर घर में इतनी सारी परेशानी थी कि माँ और पापा ने खुद पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि आहिस्ता आहिस्ता माँ की बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। खून की कमी की वजह से उन्हें चक्कर आ जाते, शरीर का रंग भी पीला पड़ता जा रहा था। जबकि मेरा सबसे छोटा भाई अभी 1.5 साल का था। डॉक्टर कहते थे अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती रही तो और भी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मजबूर होकर माँ ने उसका दूध भी छुड़वा दिया। हमारे घर में तो चाय भी नहीं बनती थी, पानी में बिस्कुट डुबो के हम सब नाश्ता करते थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और सारी की सारी परेशानियाँ पापा के सर पर थी। पहले तो अम्मा ने सोचा कि वह लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दे ताकि किसी तरह खाने पीने में दिक्कत ना हो। मगर छोटे भाई की पैदाइश के बाद तो अम्मा में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि अपने घर का भी काम कर सके। इसलिए यह इरादा भी छोड़ना पड़ा। अब पापा और माँ ऊपर वाले के चमत्कार के इंतजार में थे। माँ अक्सर एक बात बताती थी कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी पैदाइश के वक्त मेरी कलाई पर एक लाल रंग का निशान था, जो इतना गहरा था कि देखने में ऐसा लगता कि खून निकल रहा है। मगर पैदाइश के बाद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वह निशान भी हल्का हो गया। माँ और पापा बड़े परेशान थे, लेकिन मेरी दाई ने कहा कि यह खुशकिस्मत और यह आम बच्चों जैसी भी नहीं होगी। इसकी किस्मत से तुम सबके दिन बदल जाएगी और यह निशान इसी बात की निशानी है। यह सुनकर माँ और पापा बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने कभी भी पहले ना तो किसी बच्चे के लिए ऐसी बात सुनी थी और ना ही कुछ ऐसा देखा था। और भला एक निशान से कैसे किस्मत बदल सकती है। माँ और पापा को इस बात से बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, लेकिन पता नहीं उनके दिल में यह उम्मीद रह गई कि उनकी बेटी की वजह से उनके हालात बदल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, हालात तो ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे थे। मगर मेरी माँ अक्सर यह बात कहा करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं 18 साल की हो गई। माँ पापा हम दोनों बहनों की शादी के बारे में सोच रहे थे। वह हम दोनों की शादियाँ जल्दी करना चाहते थे, मगर कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। और माँ यह सोचकर परेशान थी कि अगर हम दोनों की शादियाँ जल्दी हो जाएगी तो घर और बाकी बहन भाइयों को कौन संभालेगा। लेकिन कुदरत जब मेहरबान हो तो रास्ते भी बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। एक दिन मोहल्ले में ही रहने वाली माँ की सहेली हमारे घर आई। वह रिश्ते करवाने का काम भी करती थी। उसने बताया कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, तो मैंने तुम्हारी दोनों बेटियों की तस्वीर उन्हें दिखाई है। उन्होंने पूजा को अपने बेटे के लिए वह बहुत पसंद किया है और वह यहाँ पर रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है। माँ ने कहा कि उन्हें हमारे घर के हालात भी बता देती और यह भी कि हम कोई दहेज वगैरह भी नहीं दे सकते। माँ की सहेली कहने लगी कि मैंने सब कुछ बता दिया है उन लोगों को, ना ही दहेज चाहिए और ना ही
तुम्हारे घर के हालात से उन्हें कोई दिक्कत है, बल्कि तुम यूँ समझो जो बात दाई ने कहा था वह बात सच होने वाली है, क्योंकि पूजा के लिए जो रिश्ता आया है वह बहुत ही अमीर लोग हैं। लड़के का खुद का कारोबार है और वह दूसरे शहर में रहता है। उन लोगों ने अपने 2 बड़े बेटों की शादियां अमीरों में करवाई थी, मगर दोनों बहुएं अच्छी नहीं निकली, तो उन्होंने फैसला किया कि किसी गरीब घर की बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाएंगे। और वह लोग तुम लोगों के हालात के बारे में जानकर तुम्हारे पति को भी नौकरी देने को कह रहे हैं और दोनों जुड़वा बच्चों के इलाज की भी जिम्मेदारी लेंगे। यह सुनकर माँ के होश उड़ गए। भला यह कैसे हो सकता है? कहीं यह सपना तो नहीं, मगर हकीकत ही थी। मैंने माँ को यकीन दिलाया तो माँ ने उन्हें घर पर बुलाने का कह दिया। दूसरे दिन लड़के वाले हमारे घर आ गए और रिश्ता पक्का करके चले गए। वह अपने साथ कुछ पैक की हुई टोकरियाँ और कुछ गिफ्ट लाए थे और उन्होंने मुझे मंगनी की अंगूठी के तौर पर सोने का पूरा सेट और 20,000 भी दिए थे। उन लोगों के जाने के बाद मेरी बहन और माँ ने टोकरी खोली तो उनमें मिठाइयाँ, फल और सब घर वालों के लिए कपड़े थे। मेरी माँ, पापा समेत सब लोग बहुत खुश थे। खुश तो मैं भी थी, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा था। एक तो मैं सिर्फ 18 साल की थी और वह लोग बहुत अमीर थे, जिन्होंने मंगनी के नाम पर ही इतना कुछ दे दिया था। उनकी बराबरी भला हम कैसे कर सकते थे? इस बात को लेकर मम्मी पापा दोनों परेशान थे, क्योंकि जब वह लोग आए तो हमारे घर में ढंग की जगह भी नहीं थी कि उन्हें बैठाया जा सके। मम्मी ने रिश्ते करने वाली आंटी से कुछ पैसे उधार लेकर उनकी खातिरदारी के लिए कुछ चीज़ें मंगाई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म का कोई भी नखरा नहीं किया और बड़े अच्छे से बात करते रहे। मेरी मंगनी पर तो मम्मी पापा को यकीन हो गया कि उनके बुरे वक्त से निकलने का जरिया हूँ। अब वह चाहते थे कि मेरी बड़ी बहन का भी रिश्ता हो जाए और हम दोनों की शादियाँ एक साथ कर दी जाए, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को बहुत जल्दी थी। इसलिए मम्मी ने अपनी सहेली को मेरी बड़ी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने को कहा और 1 हफ्ते के बाद उसका भी एक अच्छे घर में रिश्ता हो गया और 1 महीने बाद ही हम दोनों की शादी थी। मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था, मगर उन्होंने खुद मेरी बहन के लिए दहेज दिया और वह अपना सामान लेकर घर से विदा हुई, जिस पर वह बहुत खुश थी। और शादी से पहले मेरे ससुराल वालों ने अपना वादा भी पूरा किया। पापा को एक जूते का दुकान खोल कर दिया, मेरे दोनों भाइयों का इलाज करवाया और माँ का भी इलाज शुरू हो गया था। 1 महीने में हमारे हालात ऐसे बदल गए कि हमें यकीन भी नहीं आ रहा था और मैं विदा होकर अपने पति दीपक के घर चली गई। मैं जिस घर में विदा होकर गई थी वह बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले में रहने वाले लोगों के दिल भी बड़े थे। घर में सास ससुर के अलावा मेरे 2 जेठ अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे। मेरी 3 ननद थी जिनकी शादियां हो चुकी थी, लेकिन एक ननद अपने बच्चों के साथ यहीं रहती थी। वह 2 साल पहले ही विधवा हुई थी। उसके बाद मेरे ससुर उसे यहाँ पर लेकर आ गए। मुझे यह सब कुछ मेरी सास ने शादी के तीसरे दिन बताया था और यह भी बताया था कि मेरी दोनों जेठानियाँ या ननद के आपस आ जाने से खुश नहीं है और दोनों ही अलग होना चाहती है, मगर ससुर जी ने साफ साफ कह रखा है कि उनके जीते जी किसी भी बेटे को अलग नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी वसीयत के मुताबिक माँ बाप के मरने के बाद ही उन सबको अपना हिस्सा मिल सकता था। अगर कोई बेटा या बेटी माँ बाप के जिंदा रहते हुए अगर अलग हुए और जायदाद की मांग की तो उन्हें जायदाद से कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यही वजह थी कि मेरी दोनों जेठानियाँ ना चाहने के बावजूद एक ही घर में सास ससुर और ननद के साथ रहने पर मजबूर थी। लेकिन
मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि दीपक का खुद का एक बिजनेस था जो दूसरे शहर में था और दीपक वहीं पर रहते थे। मुझे भी एक हफ्ते बाद दीपक के साथ घर चले जाना था, इसलिए मैं ज़्यादा इन मामलात में पड़ना नहीं चाहती थी। मुझे माँ ने यही समझाया था, लेकिन चंद दिन ही मैं ससुराल में रही। मेरी सास और ननद ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी जेठानियाँ हमेशा अपने कमरों में ही रहती थी। हाँ, लेकिन खाना खाने के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे हो जाते थे, नाश्ता भी साथ में करते थे। इस हफ्ते में दीपक ने मुझे कोई भी फालतू बात नहीं की थी। काम के बातों के अलावा हमारे बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। मुझे एक हफ्ते बाद भी पता नहीं चला कि दीपक को खाने में क्या पसंद है, यह कौन से रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। उन्होंने तो मेरी तारीफ भी नहीं की थी। हालांकि मुझे जो भी देखा था मेरी तारीफ किए बगैर नहीं रहता था, और अब तो बड़े घर की बहू बनने के बाद मेरा पहनना ओढ़ना भी चेंज हो गया था, जिसकी वजह से मेरी खूबसूरती निखर के आने लगी। लेकिन दीपक के मुंह से तारीफ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। ऐसे ही हमारे जाने का वक्त आ गया। मेरी सास ने जाने से पहले मुझे कमरे से बुलाया और 4 सेट सोने के जेवरात दिए और कहने लगी कि मैंने दोनों बहू को 4-4 सेट इस घर में आने के बाद दिए थे और यह अब तुम्हारी अमानत है। मैं उम्मीद नहीं बल्कि यकीन रखती हूँ कि तुम न सिर्फ बीवी होने की फर्ज बखूबी निभाओगी, बल्कि एक अच्छी बहू भी साबित होगी। उसके बाद मेरे सास ने मुझसे बड़ी अजीब बात कही। यह उसका पूरा मतलब मुझे कुछ अरसे बाद समझ में आने वाला था। उन्होंने कहा कि दीपक कुछ अलग आदतों का और तबीयत का मालिक है, इसलिए उसके किसी भी बात का बुरा मत मानना और उसके साथ रहते हुए कोशिश करना कि दीपक का दिल जीत सको, और अगर कुछ गड़बड़ तो मामले को उस वक्त संभाल लेना। मैंने अपनी सास के हाथ पर हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली दी और हम लोग फिर दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। 3 घंटे बाद मैं अपने घर पहुंची थी। यह घर उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन यह घर मेरे लिए ताजमहल से कम नहीं था। दीपक ने मुझे पूरा घर नहीं दिखाया था। वह तो इस तरह रहते थे जैसे हमें साथ रहते हुए कई साल हो गए हो। दूसरे दिन जब ऑफिस चले गए, मैंने पूरे घर की तलाशी ली। घर के नीचे वाले पोर्शन में 4 कमरे थे और ऊपर 2 कमरे बने हुए थे, जबकि वहाँ पर ताला लगा हुआ था। और यह बात मुझे बहुत अजीब सी लगी, क्योंकि बाकी किसी भी कमरे पर ताला नहीं लगाया गया था। मैंने सारे कमरा खोल के भी देखे, कमरे बहुत साफ सुथरे थे। मैं अभी घर देख ही रही थी कि दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैं नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ गई तो पता चला कि नौकरानी आई है। उसने मुझे देखते ही सलाम किया और फिर घर की सफाई करने लगी। वो लगातार बोल भी रही थी। तब मैंने उससे बंद कमरे के बारे में पूछा तो उसने ना में इनकार किया और कहने लगी कि मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने उस कमरे को कभी खुला हुआ नहीं देखी। मैं अपना काम करके चली जाती हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी मालूम नहीं। यह सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद उस नौकरानी ने उस कमरे को नहीं देखा था, तो फिर उस कमरे की साफ सफाई कौन करता था। रात को यह बात मैंने दीपक से पूछी तो वह कहने लगे कि उस कमरे में सिर्फ कबाड़ पड़ा हुआ है, काम की कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए वह काफ़ी साल से बंद है। मैंने दीपक से कहा कि हम उस कमरे को खोलकर उसकी सफाई तो करनी चाहिए। कार कबाड़ अगर बिल्कुल भी बेकार है तो हमें फेंक देना चाहिए, मगर दीपक ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करते रहे। मुझे ऐसा लगा जैसे वह इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। फिर मैंने भी उनसे दोबारा नहीं पूछा। मैंने दूसरे ही दिन घर का सारा काम संभाल लिया था, खाना भी खुद बनाती और दीपक का सारा काम कर देती, मगर साफ सफाई का काम नौकरानी के सामने रहकर मैं करवाती थी। मुझे इस घर में
आए हुए 6 से 7 दिन हो गए थे। रोज़ाना मेरी सास मुझे फ़ोन करती थी और ननद से भी बात हो जाया करती थी। अपनी माँ और बहन भाइयों को मैं खुद फ़ोन कर लेती थी। अब तो हमारे घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे। पापा अपनी दुकान चला रहे थे। उन्होंने मेरे दोनों जुड़वा भाइयों को भी अपने साथ दुकान में बैठाना शुरू कर दिया। उन दोनों का इलाज भी हो रहा था और बेहतर भी हो गए थे। अब घर के हालात भी पहले जैसे नहीं रहे थे और माँ को अच्छी खुराक भी मिल रही थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी दोनों बहनों की शादियाँ इतनी जल्दी नहीं करना कि छोटी सी उम्र में वह जिम्मेदारियाँ उठाने लग जाए। मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे माँ बाप और बहन भाई अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर दिल उदास भी हो जाता था कि एकदम उनसे बहुत दूर आ गई। मैं भी अपने घर में दिल लगाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा दिल नहीं लगता था, क्योंकि दीपक सारा दिन ऑफिस में रहते, शाम को 6 बजे लौटते थे। चुपचाप खाना खाते और फिर स्टडी रूम में चले जाते थे। वहीं पर मैं उन्हें चाय या कॉफ़ी बना के दे आती थी। कमरे में सोने के लिए भी काफ़ी देर से आया करते थे और मुझे शुरू से ही ज़्यादा नींद आती थी, इसलिए मैं तो 10 बजे लेटते ही सो जाती थी और फिर सुबह ही मेरी आँख खुलती थी। मगर एक रात अचानक मेरी आँख खुल गई तो मुझे गाने बजाने और घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है आसपास कोई शादी हो और वहीं पर गाने बजाने चल रहे होंगे, इसलिए मैं करवट लेकर दोबारा सो गई। दीपक भी कमरे में मौजूद नहीं थे, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वह अक्सर देर से ही आकर सोते थे। मगर 3-4 दिन बाद फिर ऐसे ही हुआ। रात को गाने बजाने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने फिर वही सोच कि कहीं शादी होगी, लेकिन अगले दिन नौकरानी से पूछा कि कल मोहल्ले में कोई शादी थी, तो उसने बताया कि यहाँ पर आसपास कोई शादी नहीं हो रही है और अगर होती भी है तो शादियाँ में कोई घुंघरू बांध के थोड़े ही नाचता है। यह सुनकर मेरा भी माथा ठनक गया। वह बात तो ठीक कह रही थी, पर मुझे शक सा होने लगा। मगर अगले 3-4 दिन सुकून से गुजर गए और फिर एक रात फिर मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी, मगर उस दिन कोई म्यूजिक या गाना नहीं बज रहा था, सिर्फ घुंघरू छन छन कर रहे थे। मैं लेटी हुई गौर से वह आवाज़ सुन रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। कभी लगता कि मेरे घर में से ही आवाज़ आ रही है और कभी ऐसा लगता कि बहुत दूर से सुनाई दे रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इसी सोच में थी कि आवाज़ आना बंद हो गई और कुछ देर बाद दीपक कमरे में आ गई। मैंने उनसे पूछा कि वह अभी तक स्टडी रूम में थे, तो उन्होंने इस बात पर सर हिलाया और कंबल ओढ़कर लेट गए। 2 दिन बाद जब मैं सो रही थी कि फिर से घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई, तो मैं उठकर बैठ गई। घड़ी पर नज़र डाली तो 2 बज रहे थे और दीपक भी बेड पर मौजूद नहीं थे। मैंने बाल समेटे और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा तो वजीहा तौर पर महसूस हुआ कि घुंघरू की आवाज़ तो हमारे ही घर में ऊपर के पोर्शन से आ रही है। मैं डर गई, लेकिन फिर फटाफट स्टडी रूम की तरफ चली गई। लेकिन हैरान तो तब हुई जब वहाँ पर दीपक भी मौजूद नहीं थे। चाय का कप वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। घुंघरू की आवाज़ लगातार आ रही थी। मैं डरते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर पहुँचते हुए मेरी सांस अटक रही थी और मुझे पसीने आने लगे, क्योंकि आवाज़ तो उसी कमरे से आ रही थी जिस पर हमेशा ताला पड़ा रहता था, लेकिन आज तो वहाँ पर ताला भी नहीं था। मैं बड़ी हिम्मत करके आगे गई और जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। फिर और हिम्मत जमा करके दरवाजे पर हाथ रखा तो खुला हुआ था। जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई,
क्योंकि दीपक ने अपने एक पैर में घुंघरू बांध रखे थे, आंखें बंद करके गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। यह देखकर मेरी तो चीख निकल गई। दीपक रुक गए, उनका ध्यान टूट गया और हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। फिर एकदम से शर्मिंदा हुए और उन्होंने घुंघरू उतार के साइड पर रख दिया। मैं सब कुछ खड़ी देखती रही और दीपक वहीं कमरे में रखे सोफे पर बैठ गए। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, जिसमें कारपेट भी बिछा हुआ था। कार कबाड़ नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी और कमरे की सेटिंग को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी इंटीरियर डेकोरेटर ने सजाए हो। मैं अभी तक दरवाज़ा के पास ही खड़ी थी। दीपक ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया और बैठने के लिए कहा तो मैं सोफे पर उनके बराबर बैठ गई। तो दीपक कहने लगे कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया कि तुमसे अभी कुछ छुपाता। फिर बस मेरा एक माझी है जिसकी यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती और मैं उन यादों को ताज़ा करने के लिए यह घुंघरू पहनकर उसे महसूस करता हूँ। यह कहकर घुंघरू की तरफ देखने लगे और मेरी तरफ देखने लगे और बोले कि उसका नाम सुनीता था, उसे डांस करने का बहुत शौक था, वह एक कथक डांसर भी थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मुझे उससे मोहब्बत थी और वह भी मुझसे मोहब्बत करती थी। कॉलेज के बाद जब कथक डांस की क्लास लेने जाती तो मैं उसे छोड़ने भी जाता था और लेने भी जाया करता था। उसके घर वालों को भी हमारी दोस्ती के बारे में मालूम था और हम दोनों शादी का इरादा भी कर चुके थे। मैं इससे पहले कि अपनी फैमिली को रिश्ते के लिए सुनीता के घर भेजता, एक दिन अचानक कथक क्लास से वापसी पर रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी जान चली गई और मैं जिंदा बच गया। हालांकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, मगर फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही उसका कसूरवार हूँ। वह वाक़ आज से 3 साल पुराना है। मेरे घर वाले भी इसके बाद में जानते हैं कि कैसे मैं ज़िंदगी से दूर हो गया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था और अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। मम्मी पापा मुझे कितना समझाते, मगर मैं अपने दुख से उभरता ही नहीं था। फिर जब मेरी बहन विधवा होकर वापस आई तो उसे और उसके बच्चे को देखते हुए मैंने हिम्मत की, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई तो अपनी ही बहन से नज़र फेरने के इरादे करके बैठे हुए हैं। भाभियां तो ननद और उसके बच्चों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ हूँ और 1 साल पहले ही यह कारोबार शुरू किया है और मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, अगर तुम साथ दो। पर मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने बीते कल को कैसे भूलूँगा, लेकिन यकीन रखो मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूँ। यह कहते हुए दीपक की नज़रें झुकी हुई थी और वह बड़े धीमे धीमे लहजे में बोल रहे थे। मैं सब कुछ सुनकर बेहद हैरान थी, लेकिन पता नहीं क्यों एक यकीन मेरे अंदर उतर रहा था। मैंने धीरे से दीपक के हाथ पर हाथ रखा और कहा कि जब आप मेरे हैं तो आपकी हर याद और उस याद से जुड़ी हर याद और रिश्ता भी मेरा है। मैं आपकी मोहब्बत की कदर करती हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ हर मामले में। मेरी यह बात सुनकर दीपक हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे वह मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से उठकर खड़े हो गए। हम दोनों नीचे अपने कमरे में आए। फिर उसके बाद कभी भी उस कमरे पर ताला नहीं पड़ा। आज 4 साल हो गए हैं। मैं अपने एक बेटे के साथ अभी भी उसी घर में रहती हूँ और दीपक एक अच्छे पति और एक अच्छे बाप का किरदार निभा रहे हैं। मेरे ससुर इंतकाल कर गए हैं, मगर मेरी सास अभी जिंदा है
और वह अपने दोनों बेटों के साथ रहती है। आगे चलकर मेरी ननद और उनके बच्चों की जिम्मेदारी हम पर है और उनकी जिम्मेदारी हम खुशी खुशी निभा रहे हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।